हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग के एमआरएस अकाउंटेंट का एमआरएस की डेट शीट पहले ही आ गई थी। आप लोग के एमआरएस अकाउंटेंट के एग्जाम्स होने वाले हैं। इसके लिए आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें और आपको ये भी आइडिया रहेगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि जो टीयर 2 होने वाला है, उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं आपके। तो प्रीवियस ईयर में जो आप लोगों के एग्जाम हुए हैं, उसको ही ध्यान में रख के मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बना रही हूँ। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस सीरीज़ को ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो इसमें एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करी थी और इसमें रेगुलर वीडियोज़ आएँगी, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Income is taxable under the head salaries only if there exists a relationship between the payer and payee. वेतन शीर्षक से आय केवल तभी कर योग्य होगी जब भुगतान करने वाले तथा भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच क्या होगा, सीधा संबंध होता है। यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का होना चाहिए, गवर्नमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सेलर बायर का, स्टूडेंट प्रिंसिपल का। अब यहाँ से कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि वेतन सैलरी सैलरी शीर्षक जो होता है, जैसे कि इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं आपके। 5 हेड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ये हो जाएगा जो इनकम फ्रॉम सैलरी है। पहला हेड इसमें हो जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड जो होता है, दूसरे हेड में आ जाता है हाउस रेंट, जो आप लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी ये आपका दूसरा हो जाता है। उसके बाद तीसरा आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला है, ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ आ जाता है कैपिटल गेन का जो हेड होगा। और उसके बाद जो लास्ट वाला आता है, बाकी जो कोई भी इनकम है जो इन 4 हेड में नहीं आ रही है, तो वो आपके अदर सोर्सेज़ में आ जाती है। उसको अदर सोर्सेज़ में रखा जाता है। जैसे कि जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या फिर जो लॉटरी पर इनकम होती है, इस टाइप की इनकम जो होती है, वो आपके अदर सोर्सेज़ में जाती है। या आकस्मिक इनकम है, ये सब अदर सोर्सेज़ में जाएगी। तो जो हाउस प्रॉपर्टी जिनके घर होते हैं, 10 फ्लैट हैं, 20 फ्लैट हैं, तो रेंट उठा रहे हैं या किस तरह से खुद रह रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस का, इससे रिलेटेड आपके हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। बिज़नेस या फिर कोई कर रहे हैं या फिर आपको कोई प्रोफ़ेशन, जैसे कि डॉक्टर है कोई, कोई वकील है, तो उसका प्रोफ़ेशन हो जाएगा। तो वो आपकी इनकम जो है बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन हेड में जाती है। कैपिटल गेन, तो इसमें कोई पूँजी संपत्ति है आपकी, उसको आप जब बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उससे जो आपको इनकम होती है। और बाकी अदर सोर्सेज़ मैंने बता ही दिया। तो ये 5 हेड हो जाते हैं इनकम के। तो अब आता है क्वेश्चन ये कि वेतन शीर्षक से आय केवल तभी कर योग्य होगी जब जब वो भुगतान प्राप्त करने वाले, यानी कि हम तभी मानेंगे कि जो इनकम है, वो सैलरी हेड में ही हम दिखाएँगे, जब वो इनकम जो होगी उसके बीच किस तरह का, एक देने वाला होगा उस सैलरी को, दूसरा लेने वाला होगा। उनके बीच रिलेशन किस तरह का होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी का, नियोक्ता और कर्मचारी का। जो भी मेन समझ लीजिए बॉस होगा या ओनर होगा, वो नियोक्ता हो जाएगा जो नियुक्त कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति कर्मचारी हो जाएगा जो कि काम कर रहा है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड, प्रत्येक निर्धारिती एक व्यक्ति होता है। और एवरी पर्सन इज आल्सो एन एसएससी, प्रत्येक व्यक्ति एक निर्धारिती भी होता है। एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी, प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं कि निर्धारिती ही हो। एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन एसएससी, एक व्यक्ति सदैव निर्धारिती भी होता है। एन एचयूएफ इज ऑलवेज एन एसएससी, हिंदू अबाधित परिवार सदैव निर्धारिती होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक निर्धारिती, अब ये होता कौन एसएससी, जो व्यक्ति कर चुकाता है, उसकी इनकम जो है वो कर रेंज उसमें टैक्स रेंज में आ रही है, कर योग्य है, तो वो जो टैक्स देने वाला व्यक्ति है, वो क्या कहलाता है, वो निर्धारिती या फिर एसएससी कहलाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वो क्या होता है और साथ में, तो प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी, प्रत्येक व्यक्ति जो है आवश्यक नहीं है कि वो निर्धारिती भी हो। यहाँ पर ज़रूरी पहले पॉइंट में कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति ही होता नहीं होगा जिसकी इनकम जो टैक्स रेंज है, यानी कि जहाँ पर टैक्स आपको पे करना है, टैक्स फ्री से ज़्यादा इनकम अगर आपकी है, तो वहाँ पर आप निर्धारिती होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। सदैव निर्धारिती हो ऐसा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कंडीशंस होती हैं। फिर आ जाता है कि हिंदू आबादित परिवार ही होगा, तो ये वाला भी नहीं। सिर्फ सेकंड वाला पॉइंट जो है वो आपका सही है कि एवरी एसएससी इज़ अ पर्सन एंड एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी।
व्यक्ति की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर सबको ही माना जाता है। उसमें हिंदुवादी परिवार भी आता है, व्यक्तियों का संगठन भी आता है, एक अकेला व्यक्ति भी आता है, कंपनी है, ये सारी चीज़ें ही शामिल की जाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी अकाउंट इज ए अधिकार शुल्क कौन सा खाता होता है? अनरियल अकाउंट, अवास्तविक खाता, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट ओनली, नाममात्र खाता, नन ऑफ दिस में से कोई नहीं। तो जो रॉयल्टी अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट है? रॉयल्टी अकाउंट कहाँ पर है? आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा इसके बारे में कि कभी किसी की जो संपत्ति होती है, जैसे कि मेन माइनिंग की है, माइनिंग के लिए जो खान होती है, उसको यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके बदले में जो उसको दिया जाता है, जो लैंडलॉर्ड है, तो वो किराया क्या कहलाता है? रॉयल्टी कहलाता है, अधिकार शुल्क कहलाता है। तो ये अकाउंट कौन-सा होता है? तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र का खाते की जाती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी स्टेटरी ऑडिटर इज प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षक का अंतिम उत्पाद होता है। ऑडिटर्स नोटबुक, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स वर्क पेपर्स, डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑडिटर्स यूज टू एग्जामाइन। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षक का अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो अंतिम उत्पाद का मतलब क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है, वैधानिक और अंकेक्षक कहिए या अंकेक्षक कहिए नॉर्मली, तो यहाँ पर मेन वो किस लिए काम कर रहा होता है? अंकेक्षक का काम होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स कंपनी ने रखे हैं, उनका रिकॉर्ड्स को अच्छे से एग्जामाइन करना, चेक करना, जांच करना उनकी। उसके बाद वो क्या करेगा? अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो अंतिम प्रोडक्ट जो होता है, फाइनल प्रोडक्ट उसका क्या होगा? उसने जो रिकॉर्ड्स को चेक करके जो अपनी वो रिपोर्ट बनाएगा, वो उसका अंतिम उत्पाद होता है। अब रिपोर्ट यहाँ पर ऑप्शंस में देखिएगा तो ऑडिटर्स रिपोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो अंतिम उत्पाद होगा वो उसकी रिपोर्ट होती है, जिसमें वो मेंशन करता है कि कंपनी की स्थिति क्या है, और वो कई तरह की क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है अपनी, जैसा भी हो निष्पक्ष तौर पर उसको सारी ही बातें अपनी रिपोर्ट में क्लियर कर देनी होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर्स इन रिपोर्ट इफ स्टेटरी ऑडिटर रियलाइज ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। वैधानिक अंकेक्षक द्वारा यदि आंतरिक अंकेक्षकों पर विश्वास किया जाए तो प्रतिवेदन में अशुद्धियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब आंतरिक अंकेक्षक कौन होते हैं? जो इंटरनल ऑडिटर होता है, यानी कि जो कंपनी होती है, अपने कभी-कभी ऐसा होता है कि अपने अंदर में ही, यानी कि कंपनी के ही जो कर्मचारी होते हैं उनमें ही कुछ इंटरनल ऑडिटर आंतरिक अंकेक्षक भी नियुक्त करती है, जो कि लगातार कंपनी में जो रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं उनकी जाँच करती रहती है। तो अगर उनके द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई, जो प्रतिवेदन दिए गए हैं, उनको ही एक्चुअल में मान लिया जाए, उसी के बेसिस पे जो वैधानिक अंकेक्षक होगा अपनी रिपोर्ट तैयार कर देता है, तो अगर कोई अशुद्धियाँ होती हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, इंटरनल ऑडिटर होगा, मैनेजमेंट होगा, शेयर होल्डर होगा। तो काम किसका था चेक करना? यहाँ पर जब ज़िम्मेदारी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। उसने किसी की भी रिपोर्ट पर क्यों विश्वास किया? इसी तरह सेम मैनेजर भी हैं। मैनेजर ने अपने जो रिकॉर्ड्स रखे हैं, आपने कैसे बिलीव कर लिया कि वो सारे सही होंगे? तो इसीलिए तो आपको चेक करना था। अगर आपने जाँच नहीं करी, आपने एग्ज़ामाइन नहीं किया, आपने अपनी रिपोर्ट बना दी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही हैं। यानी कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, वैधानिक अंकेक्षक होता है, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि आंतरिक अंकेक्षक जो है, उसको कर्मचारी मिलाकर किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड कर सकते हैं, गबन कर सकते हैं, घोटाला कर सकते हैं। इसलिए आपको उस पर बिलीव नहीं ना करके खुद जाँच करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय कंपनी लेखा परीक्षक कौन करता है? शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कंपनी ऑडिटर जो है उसको कौन नियुक्त करता है? तो उसे शेयर होल्डर जो होते हैं, अंशधारी जो होते हैं, वो नियुक्त करते हैं, और अंशधारियों को यानी कि शेयर होल्डर्स को ही जो कंपनी का ऑडिटर होता है, जो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग जिसे कहा जाता है, उसमें अपनी रिपोर्ट या फिर जो भी प्रतिवेदन होता है, उसमें वो ऑडिटर्स को ही सौंपता है। तो यहाँ पर कौन नियुक्त करता है? शेयर होल्डर नियुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which would be developed satisfying optimally the constraints of time and cost without in any was compromising the quality of audit। कौन सा लेखा की गुणवत्ता से कोई भी समझौता ना करते हुए समय और लागत की बाधा को इष्टतम संतुष्ट करते हुए विकसित किया जाएगा? ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, इंटरनल चेकिंग, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो तैयार की जाती है, प्रिपेयर की जाती है, जिससे कि ऑडिट की क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो सके, कम टाइम में, कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छे से जो है हम अपने काम को ऑडिट को कर सकें। तो वो ऑडिट प्रोग्राम होता है। सबसे पहला काम यही होता है
जो लेखा परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया जाता है कि काम कैसे किया जाएगा, उसकी एक पूरा रोड मैप तैयार होता है। वो प्लान उसमें प्रोग्रामिंग में आता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक। लेखा परीक्षा फर्मों के पृथक उनकी वित्तीय जानकारी की स्वतंत्र परीक्षा होती है। प्रॉफिट ओरिएंटेशन, साइज, लीगल फॉर्मेट। तो इसका मतलब क्या है? आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो हम ऑडिट कर रहे होते हैं, अंकेक्षक का जो काम होता है, काम हो रहा होता है, तो फर्मों के पृथक यानी कि फर्मों की अलग से जो वित्तीय जानकारी फाइनेंशियल अपनी वो इंफॉर्मेशन है उनकी, उसको एक इंडिपेंडेंट होकर के उसकी एक एग्जामाइन करना होता है। तो किस चीज़ को? प्रॉफिट और लाभप्रदता को भी, उनके आकार को भी और लीगल फॉर्मेट को भी, तीनों ही चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि अंकेक्षक यानी कि ऑडिटिंग का जो काम होता है वो इन तीनों को ही चेक करना होता है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएसटी इज नॉट ट्रू। यहाँ पे आपको बताना है कि जीएसटी के बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत है। जीएसटी इज लाइक a रिटेल टैक्स imposed at the last point। यहाँ पर लास्ट पॉइंट, दिस टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर। जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूल किया जाता है। जीएसटी विल अबॉलिश ऑल डायरेक्ट टैक्सेस प्रिवेंटेड इन इंडिया। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम जुलाई 1, 2017। ये पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया जाएगा। इट विल यूनिटी द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, या भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा। अब यहाँ पर कौन सा गलत है? तो पहला पॉइंट करेक्ट है, लास्ट पॉइंट पर लगता है ये वाला पॉइंट सही है। यहाँ पर जो कहा है कि ऑल डायरेक्ट टैक्सेस, तो जीएसटी आपको पता है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट टैक्स है, तो यहाँ पर यही वाला पॉइंट क्या होगा? गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। क्योंकि आपका क्वेश्चन जो कह रहा था कि सारे जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनको मिला करके जीएसटी लगा, यानी कि जीएसटी जो है वो सारे डायरेक्ट टैक्सेस को समाप्त कर देगा, तो ये गलत है। जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जो भी इफेक्ट आता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आता है। डायरेक्ट टैक्सेस एज इट इज आपके वैसे ही लिए जाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला गलत होगा। बाकी सी वाला पॉइंट भी सही है कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और पूरे भारत के कर ढांचे को एकीकृत करेगा, ये भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। काफी चेंजेस हुए हैं जीएसटी में, तो जीएसटी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो इस वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट है, when preparing bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per cash book, checks issued but not presented within the period should be। जब एक बैंक समाधान विवरण बनाया जा रहा हो, यदि आप रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर चलते हैं, तो अवधि के दौरान निर्मित किए गए किंतु प्रस्तुत न किए गए चेकों को एडेड जोड़ा जाना चाहिए, डिडक्टेड घटाया जाना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड समझने की कोई आवश्यकता नहीं होती, नन ऑफ द अबव उसमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट शॉर्ट में से बीआरएस बोलते हैं। जो बीआरएस होता है इसको मैंने चैप्टर आप लोग को पढ़ाया भी हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। उसमें जो आपकी क्लासेस की वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो अब क्वेश्चन जो कह रहा है आपका कि यदि आप रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर चलते हैं, तो आपको इसमें से किंतु यानी कि निर्मित किए गए हैं किंतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इस तरह के चेक हैं, तो आप क्या करेंगे, किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे? तो उसे हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर चल रहे हैं, मीन्स कैश बुक में चेक की बात हो रही है, तो कैश बुक में वो नहीं दिखाया गया होगा, इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। एक आंसर ऑप्शन ए है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऐड की जाती हैं, बहुत सी चीज़ें लेस की जाती हैं, वो आप तभी समझ पाएँगे जब आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिकन्साइल्स, एक बैंक समाधान विवरण मिलान करता है कैश बुक एंड नेट प्रॉफिट, क्रेडिटर लेजर विद द डेटर लेजर, कैश बुक विद पेटी कैश बुक बैंक कॉलम विद द पासबुक। मैंने आप लोग को पहले भी बताया, जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये आपके जो मेन अकाउंट्स या रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं उसका कोई हिस्सा नहीं होता है। ये बनाना मैंडेटरी भी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आप बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। और मेनली ये कस्टमर, जो कस्टमर होता है, यहाँ पर कस्टमर का सेंस है कि जो कंपनी है वो खुद ही इसको बनाती है, बैंक इसको बना करके आपको नहीं देता है। और ये किससे बनाया जाता है? जो कैश बुक का बैंक कॉलम है और जो पासबुक होती है उससे बनाया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो डायरेक्ट बैंक के थ्रू होते हैं जिन्हें कैश बुक में नहीं दिखाया जाता है, इसलिए इसके मिलान की नीड होती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी अपॉर्शन्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट। इनके में से कौन सा व्यय विभिन्न विभागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। एडवर्टाइजिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, डिप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑन मशीनरी। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस होता है जिन्हें हम विभागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अलग अलग विभागों पर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंबाइंड होते हैं उनको बांटा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हम बांट नहीं सकते। तो कौन से हैं? तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर, जो ऋण और विपत्रों को ब्याज है दिया गया है, उसको हम नहीं बांट सकते। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। इसीलिए आप देखते होंगे जो कॉस्ट बनती है वहां पर हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, इंटरेस्ट को वहीं पर दिखाया भी नहीं जाता है। इसीलिए इसमें भी आपको एक मिलान के लिए बनाना पड़ता है, जिसमें कि जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स रखे गए होते हैं और जो कॉस्ट शीट या कॉस्ट अकाउंट बनते हैं उनके बीच में मिलान किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मशीन वाज परचेज 2 years बैक फॉर 50,000 एंड डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट ₹25% per annum on diminishing balance basis. What is its present book value? 2 साल पहले एक मशीन 50,000 में खरीदा गया था और मूल्य ह्रास 25% वार्षिक दर से ह्रासमान शेष के आधार पर चार्ज किया जाता है। उसकी वर्तमान बुक वैल्यू क्या है? यहाँ पर आपको डिप्रिसिएशन निकाल के बताना है कि डिप्रिसिएशन को लेस करने के बाद आपको ये बताना है कि करंट वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर 2 साल पहले एक मशीनरी खरीदी गई थी 50,000 की और उस पर कितना लगा है 25% वार्षिक दर से ह्रासमान। अब यहाँ पर आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर कहिए WDV मेथड से इसमें क्या होता है कि प्रतिवर्ष जो भी हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो उसकी वैल्यू से घटता जाता है। अब फर्स्ट ईयर का जैसे कि आप निकालेंगे यहाँ पर तो 50,000 की मशीनरी है, उस पे कितना लग रहा है 25% लग रहा है। तो 25% अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर 0 से 0 यहाँ पर चले जाएंगे, 2 0 आ जाएगा, 12,500। पहले साल का जो डिप्रिसिएशन हो जाएगा 12,500 का। अब सेकंड ईयर का जब हम डिप्रिसिएशन लगाने जाएंगे तो यहाँ पर जो 50,000 की आपकी एसेट है उसमें से हम, क्योंकि ये तो डिप्रिसिएशन आपका लग गया, इतनी से एसेट कम हो गई तो वो हम इसमें से लेस कर देंगे 12,500। तो लेस करिएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 7 आएगा और 3 आएगा। 37,500 की अब आपकी एसेट बचती है। तो जो नेक्स्ट ईयर लगेगा चार्ज करेंगे हम तो इसी वैल्यू पर करेंगे 37,500 का 25% अपॉन में 100 आ जाएगा। उसके बाद 0 से 0 चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 375 को 25 से तो कितना आएगा, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9,375। ये हमारा निकल करके डिप्रिसिएशन आ जाएगा सेकंड ईयर का। लेकिन अब हमसे तो वर्तमान वैल्यू पूछी थी तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, जो आपकी ये 37,500 है उसमें से हम 9,375 को लेस कर देंगे तो हमारी निकल करके आ जाएगी बुक वैल्यू करंट की 2 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 4 आएगा, 14 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा और 17, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रेस सिस्टम फ्लोट इज फॉलोड इन द केस ऑफ। आगदार प्रणाली फ्लोट का डैश के मामले में अनुगमन किया जाता है, पेटी कैश बुक, सेल्स बुक, पासबुक या फिर कैश बुक। तो ये इम्प्रेस सिस्टम जो है वो किस मामले में यूज़ किया जाता है, तो पेटी कैश बुक जो होती है उसमें यूज़ किया जाता है। आगदार प्रणाली का मतलब ये है कि पहले से कैश दे दिया जाता है और जितना कैश होता है उसको पेटी कैश बुक जो होती है डेली के जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है इस बुक का कि कितना मिला था और कितना खर्च हुआ है, लास्ट में कितना बच रहा है, तो उसके लिए यूज़ होती है। इम्प्रेस सिस्टम की जब भी बात आए तो आंसर आपका पेटी कैश बुक हो जाएगा। एक आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश इज क्रिएटेड फॉर अननोन लायबिलिटी, डैश को अज्ञात दायित्वों के लिए बनाया जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, रिजर्व फॉर बैड डेट, रिजर्व प्रोविजन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अननोन लायबिलिटी के लिए किया जाता है, तो आप फर्स्ट वाले में देखेंगे बता दिया है कि टैक्सेशन के लिए प्रोविजन हो रहा है, दूसरे में बता दिया है बैड डेट के लिए रिजर्व कर लिया। तो यहाँ पर जो संचय है जो रिजर्वेशन के अलग से कर दिया जा रहा है वो किया जाता है अननोन लायबिलिटी के लिए, इससे कि इन फ्यूचर कभी आवश्यकता हो तो यूज़ किया जाए। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये किस जो आपकी कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, किस अवधारणा या प्रिंसिपल के तहत किया जाता है,
तो ये कौन सी वाली हो जाती है, जो कन्वर्जेंट की है रूढ़िवादी अवधारणा है उसके अंतर्गत किया जाता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। तो किसमें कहा गया था कि भविष्य के लाभों पर ध्यान मत दो, बल्कि जो दायित्व बन रहे हैं, संभावित दायित्व हो सकते हैं, उन हानियों के लिए प्रावधान करो। चलिए नेक्स्ट है, Which of these is an example of accelerate method of depreciation? इनमें से कौन ह्रास की त्वरण प्रणाली का उदाहरण है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, एन्युटी मेथड है। तो कौन सी ह्रास की त्वरण प्रणाली जो है, तो यहाँ पर WDV मेथड जो है, और टैक्सेशन में भी पूछा जाए, कभी कभी पूछा जाता है कि आयकर में कौन सी मेथड का यूज किया जाता है, तो इसी मेथड का किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज कॉल्ड एज। व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण कहलाता है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर क्लासिक सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट को मेंटेन करना क्या कहलाता है, उसे सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पर Which of the following is not recorded using adjust journal entries? निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल प्रविष्टियों को समायोजन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? Accrued expense and accrued revenues, postpaid expenses, non-cash expenses, prepaid expenses और unearned revenues। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो समायोजन की लेखांकन प्रविष्टियां होती हैं, जर्नल एंट्रीज होती हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज नहीं करते, तो पोस्ट पेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका यूज नहीं किया जाता। बाकी इन तीनों का ही यूज किया जाता है। प्रीपेड यानी कि जो पहले से पे कर दिए गए, पोस्ट पेड जो बाद में किए जाएंगे, उनका यूज नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? जीएसटी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जीएसटी में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, और ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले तो 4 भागों में डिवाइड किया गया था, लेकिन अब 4 में नहीं है। अब कितने में किया गया है, तो इसमें जो रेट्स हैं उसकी बात की जा रही है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने भागों में अब जीएसटी को किया गया है डिवाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच इज ए करेक्ट सिक्वेंस? सही क्रम कौन सा है? लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, या फिर सब्सिडरी बुक्स, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सही क्रम कौन सा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब पहले वाले में देखिए, लेजर पहले कर दिया, जर्नल बाद में कर दिया। पहले तो जर्नल बनता है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में सब्सिडरी बुक पहले कर दिया, ये भी गलत है। तीसरे वाले में कह रहा है पहले जर्नल, फिर उसकी सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। और अगर डी वाले की बात करें, तो जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक। अब यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि लेजर बनाने से पहले सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, तो ये वाला भी गलत है। सी वाला जो है वो करेक्ट है, बस यहाँ पर एक पॉइंट उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये सीक्वेंस सही है। ये जर्नल, सब्सिडरी बुक, उसके बाद यहाँ पर लेजर आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, लेजर, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस सही है, क्योंकि अगर लेजर ना भी बनाए तो उसके बाद डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आती है। तो ये वाला सी वाला पॉइंट जो है वो हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरह की वीडियो जब आपकी रेगुलर आएगी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या टॉपिक्स आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।